Hello, students. In today's session, we will discuss the French society during the late 18th century. In this lecture, we are going to cover the introduction part of the French Revolution and we will see what was the dynasty that was ruling during late 18th century and how the French Revolution happened. Okay, so in the late 18th century, that is second half of 1700s, we see that Louis XVI of the Bourbon family got the throne of the France. फ्रांस का राजा लुई 16 1774 में बनाया जाता है and he was 20 years old when he was married to Austrian princess Mary Antoinette. उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से की जाती है बट जब वो राजा बनता है ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज completely empty. अब उसका ये ट्रेजर खाली क्यों था? हम देखते हैं कि 1774 में लुई 16 बर्बन डायनेस्टी से फ्रेंच एम्परर बनाया जाता है और जब वो राजा बनता है वो अपना खजाना पाता है कि वो पूरी तरह से खाली है. अब वो खाली क्यों हो गया था उसका जो ट्रेजर था? सबसे पहला रीजन है लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर. फ्रांस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसकी वजह से वो जो ट्रेजर था फ्रेंच गवर्नमेंट का वो खाली हो गया था. ठीक है, उसके अलावा जो फ्रेंच मोनार्की थी उसने एक बहुत एक्स्ट्रावैगेंट पैलेस ऑफ वर्सेल्स बनाया था जो कि जिसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे थे. उसकी वजह से भी काफ़ी खर्चा हुआ था जो कि ऑब्वियसली रॉयल ट्रेजर से ही खर्चा लिया गया था वो और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लग गया. और लुइस 16 क्या करता है 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी इंडिपेंडेंस दिलाता है फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी दैट इज ब्रिटेन. तो वॉर की वजह से भी 1 बिलियन लिवरेज का डेट जो है वो फ्रांस पे बढ़ गया था और अब फाइनल उनके पास जो लोन की अमाउंट था वो 2 बिलियन लिवरेज हो गया था. लिवरेज वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम. ठीक है, अब जो इन्होंने ये लोन लिया था वो किससे लिया था? जो स्टेट के मनी लेंडर्स थे उनसे ये लोन लिया था और अब वो लोग उस पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे. तो फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था इस लोन की रीपेमेंट करने के लिए. ऑलराइट, फ्रेंच गवर्नमेंट had to pay a lot in this loan repayment और इसके साथ साथ उन्हें अपने रेगुलर एक्सपेंसेस भी मेंटेन करने होते थे. उन्हें द आर्मी दैट दे हैड मेंटेन्ड, दे हैड टू पे the soldiers, salary to the soldiers, the extravagant courts, government offices को run करना, universities, everything. There was a lot of expenditure was going on and उनको इस खर्चे से डील करने के लिए क्या सॉल्यूशन मिलता है कि हम अपने लोगों पर टैक्स बढ़ा देंगे. टैक्स बढ़ा देंगे. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि वो टैक्स बढ़ा देंगे बट किस पर टैक्स बढ़ा देंगे. हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी. French society was divided in three estates: first estate, second estate, and third estate. First estate was of clergy. Clergy means the member of church. And second one is the nobility. Nobility means the monarch and the family and the other ministers, bureaucrats associated with the monarch. ठीक है, monarch and uh, ministers and their families, monarch and ministers. And the third estate comprised of businessmen, merchants, court official, lawyers, peasants, artisans, small peasants, landless laborers, servants. ये सब लोग जो होते थे ये थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे. तो जो भी टैक्स बढ़ाया जाना था just to meet all the requirement of those payments, उसके लिए इन्हें जो टैक्स बढ़ाना था वो डिसाइड होता है कि ये टैक्स लगाया जाएगा थर्ड एस्टेट पे. बिकॉज क्या था कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस. उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. जो भी टैक्स होता था वो ये थर्ड एस्टेट के लोगों को देना पड़ता था जो कि बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिसंस वगैरह थे. अब इस तरह की फ्रेंच सोसाइटी थी. तो
there was a lot of hatred for the government. No one from the third estate was happy with that policy of taxes being imposed on थर्ड स्टेट ओनली. सो इसी चीज़ को लेकर के हमारे यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिलता है. ऑलराइट. सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1789 was the period जब ये टैक्स इम्पोज करने की जो पॉलिसी है वो इनिशिएट की जाती है. सो विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट कि हाउ the tax was going to be imposed on third state and then what were the incidents happened after that.